मेरे सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूं ना, वह आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। दरअसल आप सभी लोगों को यही लगता है कि हम जैसे लोग जो आपको हर रोज नई नई ऐसी घटनाओं के बारे में सुनाते हैं, ये बिल्कुल आसान काम होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी YouTube पर काफी सारे लोग हैं जो आपको स्टोरी सुनते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो केवल मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं और उनका मेन उद्देश्य होता है केवल पैसे कमाना, फिर उसके लिए उनको कितनी लंबी लंबी क्यों ना फेंकनी पड़ जाए। तो आज मैं आपको ऐसे ही शख्स से मिलाने वाला हूं जो हमारी तरह ही काम किया करता था, लेकिन वह हमारी तरह रिसर्च नहीं किया करता था और ना ही रियल कहानी लेकर आता था। केवल पैसे कमाने के लिए इस काम को उसने शुरू किया था, लेकिन फिर एक दिन उसके साथ ऐसा भयानक हादसा होता है कि जो वह लंबी लंबी झूठी कहानी बनाया करता था, उसकी पूरी दादागिरी उस दिन निकल कर रह गई जब आमने सामने उन चीजों से उसका सामना हुआ। हालांकि उस दिन के बाद से वह YouTube पर इस प्रकार की कहानी सुनाना बंद कर चुका है और उसने अपने साथ जो घटना हुई वह पूरी मेरे साथ शेयर की है, और वही स्टोरी आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वह इस स्टोरी को तो अंत तक जरूर सुने, और जब स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक रात राघव नाम का एक लड़का फोन पर बात करते हुए सुनसान सड़कों पर टहल रहा था। रात के 11 बज चुके थे और पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में थे। सिर्फ राघव ही था जो इतनी रात को खाली और वीरान सड़कों पर किसी से फोन पर बातें करता हुआ चला जा रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था। फोन पर बात करते हुए राघव ने कहा, अरे भाई, मेरी बात मान और तू भी अपना एक YouTube चैनल बना ले जिसमें डरावनी कहानियां पेश करना। ये कहते हुए राघव एक पीपल के पेड़ के सामने आकर रुक गया और वहीं खड़े होकर फोन पर बात करता रहा, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस पेड़ के सामने खड़ा है। वो तो बस अपनी बातों में खोया हुआ था। दरअसल राघव YouTube पर अपना एक चैनल चलाता था। उस चैनल पर वो अक्सर मनगढ़ंत भूत प्रेत की कहानियां सुनाता था और उसी से उसकी अच्छी कमाई होती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार उसका सामना असली में एक ऐसी डायन से होने वाला है जो उसे भीतर तक हिलाकर रख देगी। फोन पर बातें पूरी करके राघव बोला, अच्छा अब मैं फोन रखता हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया, लेकिन उसके फोन काटते ही पीछे से अचानक एक लड़की की आवाज आई जो उसे पुकार रही थी। उस पुकार को सुनकर राघव पीछे पलटा। पीछे पलटते ही उसने देखा पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। पेड़ की सरसराती शाखों से बनती परछाइयां उसके आधे चेहरे को ढक रही थीं। उसके सफेद दुपट्टे का कपड़ा पेड़ के तने में ढंसी एक पुरानी कील में फंसा हुआ था। वो बार बार हाथ से खींचकर दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुपट्टा जरा भी नहीं निकल रहा था। उस लड़की ने धीमी आवाज में कहा, जरा सुनिए, मेरा दुपट्टा इस कील में फंस गया है। मैं काफी देर से निकालने की कोशिश कर रही हूं। क्या आप मदद करेंगे? बिना ज्यादा सोचे समझे राघव उस अनजान लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, पर वो जमीन पर बने गोल घेरे को पार करके पीपल के करीब पहुंच गया। पास जाकर उसने देखा कि उस लड़की का दुपट्टा पेड़ के तने में ढंसी हुई एक पुरानी कील में अटका हुआ है। राघव ने जोर लगाया तो दुपट्टा तो छूट गया, लेकिन उसके साथ वही पुरानी कील भी निकल आई जो पेड़ के तने में घड़ी हुई थी। इस बात पर ध्यान दिए बिना राघव ने मुस्कुराकर कहा, यह लीजिए आपका दुपट्टा। इतना कहते ही अचानक वो लड़की राघव की नजरों से ऐसे ओझल हो गई जैसे वो वहां थी ही नहीं। राघव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हैरान होते हुए राघव ने सोचा, अरे अभी तो यहीं खड़ी थी, इतनी जल्दी कहां चली गई? उसने काफी देर तक इधर उधर देखा, मगर वो लड़की दोबारा कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ पल के लिए राघव बिल्कुल हैरान रह गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक उसे सफेद दुपट्टे वाली लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। रात के अंधेरे में चांद की हल्की पड़ती रोशनी और सुनसान खाली सड़कों पर राघव उस पीपल के पेड़ के पास अकेला खड़ा रह गया था।
फिर उसे एहसास हुआ कि काफी देर हो चुकी है। वो तो बस खाना खाकर टहलने निकला था और टहलते टहलते यहां तक आ गया। यही सोचकर राघव अपने कदम घर की ओर मोड़ने लगा, लेकिन रास्ते में पैदल चलते हुए उसे अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होने लगा। अचानक उसके चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगीं। उसके चलते कदमों के साथ किसी और के कदमों की आहट भी साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके साथ साथ कदम मिलाकर चल रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में बस ठंडी हवाओं की गहरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। थोड़ी ही देर में राघव घर पहुंच गया। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी मां शांता ने डांटते हुए कहा, नालायक, इतनी देर कहां तक टहल रहा था? राघव बोला, बस मां, टहलते टहलते जरा आगे निकल गया था। मां ने फिर पूछा, कहां आगे? और तू इस तरह कांप क्यों रहा है? राघव ने कहा, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, उसी की वजह से कांप रहा हूं। अच्छा मां, मैं सोने जा रहा हूं, आप भी सो जाइए। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला गया। लेकिन राघव की मां कुछ पल सोच में पड़ गई। इसे क्या हो गया है? बाहर तो कोई ठंडी हवा नहीं चल रही। लगता है बुखार की वजह से ठंड लग रही होगी। अपने आप से कहती हुई वो भी सोने चली गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा अपने साथ किस बड़ी आफत को अपने साथ ले आया है। रात अब और गहरी और काली होने लगी थी। रात के घने अंधेरे में वो पीपल का पेड़ देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, मानो जैसे वो पेड़ किसी को भी निगल जाएगा। उस पेड़ के आसपास अंधकार और धुंध छाया हुआ था। उस पेड़ की जड़ें चारों ओर अजीब तरह से फैली हुई थीं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और इस सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। धीरे धीरे आग की लपटें उठने लगीं और कुछ ही पल में आग की लपटों ने एक इंसान को घेर लिया। वो इंसान आग में बुरी तरह जलता रहा, दर्द में चिल्लाते हुए अपनी जान की भीख मांगता रहा। धीरे धीरे उसके शरीर के मांस जलती आग में गलने लगे और उसकी दर्द भरी चीख माहौल को और भी डरावना बनाने लगी। पर अगले पल अचानक एक लड़की का भयानक रूप सामने आ गया और तुरंत उसी पल राघव की आंख खुल गई। डर से हाँफते हुए राघव एक डरावने सपने से बाहर आया। उसने घबराई हुई नजर से आसपास देखा तो खुद को कमरे में पाया। खुद को कमरे में पाकर राघव ने राहत की सांस ली और बोला, शुक्र है ये सिर्फ एक डरावना सपना था, पर ऐसा सपना मुझे पहली बार आया। वही पीपल का पेड़, उस इंसान का आग में जलना और एक लड़की का भयानक चेहरा अचानक सामने आ जाना, आखिर क्या था वो सब? ये सोचते सोचते राघव ने खुद से कहा, मैं भी कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। इतने महीनों से भूतिया कहानियों पर काम कर रहा हूं तो ऐसे सपने आएंगे ना। सुबह होते ही राघव अपने पिता रामप्रसाद के साथ काम पर निकल गया। राघव के पिता की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें राशन का सामान बेचा जाता था। दुकान पर पहुंचने के बाद दोनों काम में लग गए। कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ आने लगी। तभी एक पुराने पहचान वाले ग्राहक मनोहर वहां सामान लेने आए। मनोहर को देखते ही राघव के पिता रामप्रसाद ने पूछा, क्या बात है? माथे पर इतनी चिंता की लकीरें क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? इस पर मनोहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब क्या बताऊं, हमारे इलाके में एक आदमी अचानक रातों रात गायब हो गया है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। रामप्रसाद चौंक कर बोले, कौन गायब हुआ है? और अगर सचमुच गुम हुआ है तो देखो वो कहां गया था? मनोहर ने गंभीर स्वर में कहा, सुना है वो कल रात अपने घर ही था, पत्नी और बच्चों के साथ सो रहा था। पर सुबह जब उसकी पत्नी की आंख खुली तो वो बिस्तर पर नहीं था। पूरे घर के हर कमरे में ढूंढा गया पर कहीं नहीं मिला। तब से पूरा परिवार परेशान है। यह सारी बातें राघव भी ध्यान से सुन रहा था। रामप्रसाद ने कहा, हैरानी की बात तो है, लेकिन तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? तेरे घर से तो कोई गायब नहीं हुआ। इस पर मनोहर ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, तू समझ नहीं रहा, यह शुभ संकेत नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है। डर इस बात का है कि कहीं वही सब फिर से ना हो। मनोहर की बात सुनकर रामप्रसाद ने उसे समझाते हुए कहा, ज्यादा मत सोच, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन राघव के लिए यह सारी बातें एक पहेली जैसी थीं।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि मनोहर किस ओर इशारा कर रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, मनोहर सामान लेकर दुकान से बाहर निकल गए। कुछ घंटों बाद दोपहर हो गई। पिता की दुकान का काम खत्म करके राघव घर लौटने लगा और बेटे के जाने के बाद राम प्रसाद अकेले यह दुकान संभालने लगे। इसी तरह राघव रोज सुबह पिता के साथ दुकान संभालने जाता और दोपहर में घर लौटकर अपने यूट्यूब चैनल पर काम करता। राघव को बचपन से ही भूत प्रेतों की कहानियां सुनने का शौक था। उसकी दादी हर रात उसे डरावनी कहानियां सुनाया करती थीं और उन्हीं कहानियों ने राघव की रुचि और भी बढ़ा दी। धीरे धीरे उसने घर बैठे ही अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। यही शौक आगे चलकर उसके लिए पैसे कमाने का साधन भी बन गया। लेकिन उसके इसी शौक ने उसे एक ऐसे भयानक दृश्य का सामना कराया कि फिर कभी उसमें हिम्मत नहीं रही भूत प्रेतों की कहानियां लिखने की। उसके मन में इतना गहरा डर बैठ गया था कि आज तक वो उस घटना को भूल नहीं पाया। आखिर राघव के साथ ऐसा क्या हुआ था? पूरा दिन बीत जाने के बाद भी राघव अपने काम में डूबा रहा। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सारे लोग गहरी नींद में सो गए थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। राघव के लिए सबसे अच्छा मौका था अपनी नई डरावनी कहानी रिकॉर्ड करने का। राघव ने जैसे ही माइक ऑन किया और बोला, अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इतना कहते ही उसके कमरे का दरवाजा छर्रर की आवाज के साथ अपने आप खुलने लगा। राघव अचानक पलटा। दरवाजा आधा खुल चुका था लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके मन में सवाल उठा, यह दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए वो दोबारा रिकॉर्डिंग में लग गया, लेकिन तभी दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। इस आवाज ने राघव की धड़कनें तेज कर दी थीं। कमरे में अचानक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। तापमान धीरे धीरे गिरने लगा। राघव की सांसें भारी हो उठीं, पर चैनल के लिए रिकॉर्डिंग करना जरूरी था, इसलिए उसने हिम्मत करके दोबारा शुरू किया। रिकॉर्डिंग के दौरान उसे अपनी ही आवाज अजीब और भारी लगने लगी, जैसे माइक पर बोलने वाला राघव नहीं बल्कि कोई और हो। एक पल को तो उसकी रूह कांप उठी। तभी उसने कहानी बोलते बोलते कहा, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और उसी वक्त कमरे में एक डरावनी गुर्राहट गूंज उठी। वो गुर्राहट की आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि राघव का सीना दहल गया। उसने गौर से सुना। वो गुर्राहट किसी औरत की थी, किसी लड़की की, लेकिन कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। उस गुर्राहट की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। डर के मारे राघव की सांसें तेज हो गईं। अचानक उसकी सांस रुकने लगी। उसका दम घुटने लगा, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसी क्षण पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और जब अंधेरा छौंटा तो उसके सामने वही सफेद दुपट्टे वाली लड़की प्रकट हो गई, जिसे उसने पिछली रात पीपल के पेड़ के नीचे देखा था। उसके घुंघराले बाल चेहरे पर लटके हुए थे, लेकिन जैसे ही तेज हवा का झोंका आया, बाल लहराते हुए उसके चेहरे से हट गए और राघव ने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे पिछली रात का डरावना सपना याद आ गया। वही भयानक चेहरा। लड़की का आधा चेहरा नीला था, जिस पर गहरी काली दरारें फैली हुई थीं, जैसे किसी ने उसका चेहरा फाड़ दिया हो। उसकी दोनों आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके गहरे लाल होंठों पर काली दरारें थीं। राघव खौफ से वहीं जम गया। आवाज तक गले से नहीं निकल रही थी। अचानक वो लड़की गुर्राती आवाज में बोली, क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी? इन्हीं आवाजों से तुम झूठी कहानियां सुनाकर लोगों को डराते हो। पर अब तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है। मैं वही हूं जिससे पूरा गांव कांपता है। यह बोलकर वो भारी आवाज में जोर से हंसने लगी। राघव कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? जवाब में उस भयावह चेहरे वाली लड़की ने बोला, मैं हूं चंद्रिका, वो नाम जिससे पूरे गांव के लोग कांप उठते हैं। यह कहते ही चंद्रिका के चेहरे पर एक डरावनी और शैतानी मुस्कान उभर आई। यह देख राघव कांपते होंठों से बोला, चंद्रिका? कौन चंद्रिका? और यहां क्यों आई हो? मुझसे क्या चाहती हो? इस पर चंद्रिका ने बोला, मैं यहां अपने आप नहीं आई हूं। तू ही वो कारण है जिसकी वजह से मैं 10 साल की कैद से आजाद हुई हूं। यह सुनकर राघव डर से थरथराते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा?
मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तभी एक कुटिल मुस्कान के साथ चंद्रिका ने कहा, भूल गया? पिछली रात पीपल के पेड़ के नीचे वो अनजान लड़की खड़ी थी जिसका सफेद दुपट्टा पेड़ के तने में घड़ी पुरानी कील में फंस गया था और तूने मदद करने के इरादे से वही कील निकाल दी थी। उसी कील के सहारे मैं 10 सालों से उस पीपल के पेड़ में कैद थी, लेकिन तेरे हाथों वो कैद टूट गई। अब मैं गांव वालों से अपना बदला लूंगी। एक एक को मैं अपने बदले की आग में झोंक दूंगी। अब कोई भी मुझसे और मेरे इस कहर से बच नहीं पाएगा। यह कहते ही चंद्रिका अपनी डरावनी और शैतानी आवाज में हंसने लगी। यह देखकर राघव की सांसें जैसे पल भर के लिए थम गईं। उसे अब समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और उसी गलती का भयानक परिणाम वो अपनी खौफ भरी आंखों से देख रहा था। राघव, जो पिछले 1 साल से YouTube पर लोगों को भूत प्रेत की कहानियां सुना सुनाकर डराता था, आज स्वयं डर के मारे कांप रहा था। कुछ ही क्षणों में चंद्रिका धुएं की तरह राघव की नजरों से ओझल हो गई, लेकिन भले ही वो आंखों से गायब हो गई हो, उसका वो भयावह चेहरा अभी भी राघव के मन में घूम रहा था। कुछ देर तक उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने अभी अभी यह सब देखा, पर सच को नकारना भी उसके लिए असंभव था, क्योंकि उसका सामना अभी अभी एक भयानक दृश्य से हुआ था जो पलक झपकते ही उसकी आंखों से गायब हो गया। सुबह हो चली थी। बड़ी मुश्किल से रात काटने के बाद राघव अपने कमरे से बाहर आया और बाहर आते ही अपने माता पिता को कल रात की सारी बातें बताने लगा। राघव के माता पिता ध्यान से अपने बेटे की बात सुन ही रहे थे कि तभी मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। उस दस्तक से सबका ध्यान बट गया और राघव के पिता रामप्रसाद दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। दरवाजा खुलते ही उनके पुराने दोस्त मनोहर अंदर आ गए। मनोहर को आते देख रामप्रसाद ने पूछा, अरे मनोहर, तुम इतनी सुबह, सब ठीक तो है ना? तुम चेहरे से भी परेशान लग रहे हो। इस पर मनोहर ने गंभीर आवाज में कहा, जिस बात का डर था वही हुआ। वो लौट आई है। मैंने कल रात अपनी आंखों से उसे देखा। मनोहर का यह जवाब सुनकर रामप्रसाद समझ गए कि मनोहर किस ओर इशारा कर रहा है। राघव की मां शांता भी डर से चौंक गई, लेकिन राघव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मनोहर किस बारे में कह रहे थे। तभी रामप्रसाद ने अपने बेटे राघव को वापस कमरे में जाने के लिए कहा और अपनी पत्नी शांता को चाय बनाने के लिए भेज दिया, ताकि वो और मनोहर अकेले में इस बारे में बात कर सकें। राघव और उसकी मां शांता इशारा समझकर वहां से चले गए, लेकिन राघव दरवाजे के पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। इतने में रामप्रसाद ने कहा, यह कैसी मनहूस बातें करने आ गए हो मेरे घर पर? इस पर मनोहर बोले, मैं कोई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं यहां खबर देने आया हूं कि वो लौट चुकी है। रामप्रसाद ने हैरानी से कहा, अरे ऐसे कैसे लौट सकती है वो? 10 साल से वो उस पीपल के पेड़ में कैद है। मनोहर ने जवाब दिया, लेकिन शायद किसी ने उसे आजाद कर दिया है। इस पर रामप्रसाद चिढ़ते हुए बोले, कौन मूर्ख ऐसी हरकत करेगा, जबकि पूरा गांव उससे डरता है और इसी डर की वजह से 10 साल तक कोई उस पीपल के पेड़ के आसपास तक नहीं गया। तो फिर तुम किस दावे से कह सकते हो कि वो लौट चुकी है? जैसे जैसे राघव दरवाजे पर कान लगाकर बातें सुन रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन डर से और तेज होती जा रही थी। इतने में मनोहर ने जवाब दिया, नहीं जानता मैं कैसे वो आजाद हुई, लेकिन वो लौट चुकी है। मैंने अपनी आंखों से उसकी एक झलक देखी थी, इसलिए तुम्हें बताने मैं यहां आया हूं। यह सुनकर रामप्रसाद भी एक पल को घबरा गए। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या देखा था तूने कल रात? मनोहर ने जवाब में पिछली रात का वाकया सुनाया। कल जब हम सब सो गए थे, तभी आधी रात में मेरी नींद एक अजीब आवाज से टूटी। जागकर जब मैंने खिड़की की ओर देखा तो मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। मेरे घर के पास ही एक घर था। उस घर की एक खुली खिड़की से काले धुएं जैसी चीज बाहर निकलती दिखाई दे रही थी। जब ध्यान से देखा तो वो कोई धुआं नहीं, बल्कि एक अजीब सी काली आकृति थी जो धुएं में बदलकर खिड़की से बाहर आ रही थी। लेकिन मेरे रोंगटे तब खड़े हो गए जब मैंने उस काली आकृति का चेहरा देखा। वो चंद्रिका का चेहरा था। मेरी आंखों के सामने चंद्रिका अपनी शक्ति से एक आदमी को जमीन पर घसीटते हुए अपने साथ कहीं ले जा रही थी
और कुछ ही पलों में उस आदमी को लेकर अंधेरे में गायब हो गई। ये देखकर मैं डर से वहीं जम गया। उस घर के सभी लोग उठ गए और उस आदमी को ढूंढने लगे। उसके बाद मैं पूरी रात यही सोच सोच कर डर रहा था कि अब उसका अगला शिकार कौन होगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, मैं दौड़ा चला तेरे घर आ गया। मनोहर की बातें सुनकर रामप्रसाद सन्न रह गए और फिर किसी गहरी सोच में डूब गए। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। रामप्रसाद को इस तरह चुप और परेशान देखकर मनोहर बोला, चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। रामप्रसाद जैसे अचानक अपनी सोच से बाहर आए और गंभीर लहजे में बोले, अगर तेरी बातों में जरा भी सच्चाई है तो हमें तुरंत उस पीपल के पेड़ के पास जाना होगा। देखना होगा कि वो पुरानी कील अब भी उसके तने में घड़ी हुई है या नहीं। तभी पता चलेगा कि चंद्रिका अब भी कैद है या आजाद घूम रही है। रामप्रसाद की बात सुनकर मनोहर घबराकर बोला, क्या कह रहे हो तुम? उस पेड़ के पास तो कोई जानवर तक नहीं भटकता और तुम वहां चलने की बात कर रहे हो। रामप्रसाद ने धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, तो और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। हम दोनों को जाकर देखना ही पड़ेगा। इतनी ही देर में शांता रसोई से चाय लेकर बाहर आई। उसने हैरानी से पूछा, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं और आप दोनों इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मनोहर कुछ कह पाता उससे पहले ही रामप्रसाद ने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने को कह दिया। मनोहर का यूं चुप रह जाना देखकर शांता फिर बोली, कोई मुझे बताएगा भी कि हुआ क्या है और आप दोनों कहाँ जाने वाले हो? रामप्रसाद ने बात संभालते हुए कहा, अरे कोई चिंता की बात नहीं है, बस मनोहर के साथ एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। शांता ने शक भरे लहजे में पूछा, किस काम से? वो भी इतनी सुबह सुबह? रामप्रसाद ने तुरंत जवाब दिया, वापस आकर सब बता दूंगा, अभी थोड़ी जल्दी है। तुम ये चाय राघव को दे दो और उसे कह दो कि थोड़ी देर में तैयार होकर दुकान संभाल ले। इतना कहकर रामप्रसाद मनोहर के साथ घर से निकल गए। राघव की हालत घबराहट के कारण बिगड़ती जा रही थी। साथ ही उसे अपनी भूल पर अफसोस भी हो रहा था, मगर सभी को बताने से डर रहा था कि वो कील किसी और ने नहीं बल्कि खुद राघव ने निकाली थी अपनी एक नासमझी की वजह से। राघव घबराते हुए यही सोच रहा था कि क्या उसे यह बात अपने माता पिता को बतानी चाहिए या नहीं। इसी विचार में डूबा हुआ था कि तभी उसकी मां शांता अंदर आई और चाय देते हुए बोली, तू यहां दरवाजे के पास खड़ा क्या कर रहा है? अभी तक तैयार नहीं हुआ? जल्दी तैयार हो, तेरे पिता कहीं गए हैं और उन्होंने जाने से पहले कहा था कि उनके जाने के बाद राघव दुकान संभालेगा। इतना कहकर शांता अपने रसोई में चली गई। ऐसी हालत में चाय का एक घूंट भी राघव के गले से उतरना मुश्किल हो गया था। मन ही मन वो खुद को कोसते हुए बार बार यही कह रहा था, यह मैंने क्या कर दिया? अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो सब मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। इतने में कच्चे रास्ते पर चलते हुए रामप्रसाद और मनोहर मंजिल के करीब पहुंचने वाले थे, लेकिन अब धीरे धीरे मनोहर के कदम रुकने लगे थे। इस पर रामप्रसाद चिढ़ते हुए बोला, अरे क्या हुआ तुझे? अब इतना रुक रुक कर क्यों चल रहा है? बस पहुंचने ही वाले हैं, पर तू ऐसे रुक कर चलेगा तो और वक्त लगेगा। अपने कदम तेज कर और मेरे साथ चल। मनोहर घबराते हुए बोला, मेरी बात मान और वापस चल। मुझे खतरे का आभास हो रहा है। बेहतर होगा कि हम दोनों अपने कदम वापस घर की तरफ मोड़ ले। रामप्रसाद ने कहा, अब यहां तक आ ही गए तो आगे चलने में क्या दिक्कत है? ज्यादा डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, मुझ पर विश्वास रख। रामप्रसाद की बात सुनकर मनोहर ने फिर हिम्मत करके कदम बढ़ाए, पर इन दोनों को क्या खबर थी कि जिन खबरों की पुष्टि करने जा रहे थे उन्हें एक ऐसा भयानक मंजर देखने को मिलेगा कि दोनों के दिल दहल उठेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कच्चे रास्ते को पार करते हुए जब मनोहर और रामप्रसाद पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उनकी आंखें डर से फैल सी गईं, मुंह खुला रह गया और दिल बुरी तरह दहल उठा। सामने वही पीपल का पेड़ था। सरसराते पत्तों की अजीब आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी और बेचैन कर देने वाली दुर्गंध थी। पीपल की लंबी और मोटी जड़ें नीचे लटककर जमीन को छू रहे थे, पर रामप्रसाद और मनोहर की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं।
जब सामने उन्हें दो अनजान आदमियों की जली हुई लाशें देखने को मिली, वो जली हुई लाशें उसी लंबी जड़ों से बंधकर पेड़ पर लटकते हुए झूल रही थी। यह दृश्य देखने में इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप उठे। कुछ ऐसा ही हाल राम प्रसाद और मनोहर का था, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी बात यह थी कि वो पुरानी कील जमीनी पर गिरी मिली, यानी चंद्रिका आजाद हो चुकी थी और चंद्रिका ने ही इन दो अनजान आदमियों को इतनी बेरहमी से जलाकर मार दिया। ये वही दो आदमी थे जो मनोहर के इलाके में रहते थे और रात में ही गायब हो गए थे। इतना सब देख लेने के बाद मनोहर वहां और ठहर नहीं सकता था। वो कांपती आवाज में बोला, मैंने कहा था यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा था वो लौट आई है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर मनोहर डर के मारे पागल हो गया, लेकिन राम प्रसाद ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जा और घर चल। खुद को और मनोहर को शांत करते हुए राम प्रसाद मनोहर को पकड़ के वहां से ले गया। दूसरी तरफ राघव अपने पिता की दुकान संभाल रहा था। दोपहर बीत गई, लेकिन राघव के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, अभी तक पिताजी आए क्यों नहीं। सूरज ढलते ढलते शाम भी हो गई, मगर राम प्रसाद अब तक दुकान पर नहीं पहुंचे थे। इंतजार करते करते रात हो चली थी और दुकान बंद करने का समय आ गया था। राघव ने दुकान समेटी और पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में बस यही ख्याल घूम रहा था, आज पिताजी पूरा दिन दुकान पर क्यों नहीं आए। इन्हीं ख्यालों में डूबा राघव सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। हर ओर सन्नाटा पसरा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसे ऐसा लगा मानो जमीन पर किसी औरत की परछाई उसके साथ साथ चल रही हो। जब घबराकर उसने पलटकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, पर अभी भी डर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें तेज हो रही थी और उसे सब कुछ अजीब लगने लगा था। पर जैसे ही उसने दोबारा आगे नजर घुमाई, उसके ठीक सामने सिर्फ 2 कदम की दूरी पर चंद्रिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और आंखों में शैतानी चमक। राघव उसे अचानक सामने देखकर लड़खड़ा ही गया। राघव की घबराहट देखकर चंद्रिका ने भारी आवाज में कहा, आओ, मैं तुम्हें अपने खौफनाक सच से वाकिफ करवाती हूं, चलो मेरे साथ। ये कहते ही वो डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी राघव के कानों में गूंज रही थी। राघव ने जैसे तैसे खुद को संभाला और वहां से भाग निकला, लेकिन उसके पीछे पीछे चंद्रिका भी दौड़ पड़ी थी। भागते हुए राघव की सांस फूलने लगी, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कदम और तेज हो गए। उसने देखा कि चंद्रिका जमीन पर रेंगते हुए बड़ी तेजी से उसके पीछे आ रही है। यह दृश्य देखकर राघव की आंखों में डर उतर आया। वो बिना पीछे मुड़े जान बचाने की कोशिश में और तेज भागने लगा। कुछ देर बाद हांफता हुआ राघव घर पहुंचा। घर के अंदर घुसते ही उसने दरवाजा कसकर बंद कर लिया। उसकी हालत देखकर माता पिता हैरान रह गए। राघव बुरी तरह हांफ रहा था और उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। उस समय घर पर मनोहर और उसका परिवार भी मौजूद था, जो राघव को हैरानी और डर भरी नजरों से देख रहे थे। इसी बीच राम प्रसाद अपने बेटे के पास आए और पूछा, क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है और ये दरवाजा तूने कसकर क्यों बंद कर लिया। इस सवाल पर राघव कुछ ठीक से बोल ही नहीं पाया। घबराहट के मारे उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हांफते हांफते वो बस यही दोहराए जा रहा था, वो बाहर खड़ी है, मेरे पीछे पड़ी है। राघव की कांपती आवाज सुनकर न सिर्फ उसके माता पिता घबरा गए, बल्कि मनोहर और उसके परिवार के लोग भी डर से सिहर उठे। घर का माहौल अब डर में बदल चुका था। सबके चेहरों पर भय साफ दिख रहा था। सबने धीमी आवाज में राघव से पूछा, कौन तुम्हारे पीछे पड़ी है? कौन इस समय घर के बाहर है जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? बताओ, वो कौन है? राघव में बताने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। चंद्रिका का नाम लेने से भी राघव के शब्द कांप रहे थे और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी मनोहर ने अपनी कांपती आवाज में राघव से पूछ ही लिया, जो इस वक्त दरवाजे के बाहर खड़ी है, क्या वो चंद्रिका है? यह कहते ही अचानक बाहर से गुर्राने की आवाज आने लगी, जो सबको सुनाई दे रही थी। उस गुर्राहट को सुनकर सारे घर वाले दरवाजे से कुछ दूर हट गए।
लेकिन रामप्रसाद ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़े और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजा खुलते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। वो गुर्राहट भी आनी बंद हो गई। बाहर अंधेरा और खाली गलियां थीं, सिवाय सन्नाटे के। दूर दूर तक कोई नहीं था। सबने थोड़ी राहत की सांस ली और रामप्रसाद ने दरवाजा बंद कर दिया। रामप्रसाद ने अपने बेटे राघव से कहा, लगता है कोई जंगली कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ गया था, जिससे तुम इतना डर गए। तुमने तो हमें भी बेकार में डरा दिया। लेकिन भीतर ही भीतर राघव जानता था कि कोई जानवर या जंगली कुत्ता उसके पीछे नहीं था। वो तो एक दैत्यनी थी, वही चंद्रिका थी जो राघव को अपना अगला शिकार बनाने वाली थी। थोड़ी देर में माहौल कुछ शांत हो गया और सभी आपस में बातें करने लगे। इसी बीच राघव ने अपने पिता से पूछा, आज आप पूरा दिन दुकान पर क्यों नहीं आए? जवाब में रामप्रसाद ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज गांव के एक इलाके में गंभीर समस्या आ गई थी। उसी सिलसिले में मुझे मनोहर के साथ कहीं जाना पड़ा, इसलिए मैं आज दुकान पर नहीं आ सका। राघव ने प्रश्न करते हुए कहा, कैसी समस्या आ गई पिताजी, जिसके कारण आप पूरा दिन व्यस्त रहे? इस पर रामप्रसाद ने गंभीर आवाज में कहा, मैं एक खबर की पुष्टि करने गया था, लेकिन यह नहीं जानता था कि वहां एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ेगा। उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। राघव अपने पिता की बात अच्छी तरह समझ गया था। बस उसे यही डर सताए जा रहा था कि कहीं उसके पिता को यह ना पता चल जाए कि वो कील राघव की ही वजह से निकली थी। क्योंकि जब से गांव के 2 लोग गायब हुए थे, तभी से राघव खुद को दोषी महसूस किए जा रहा था। इससे पहले कि राघव अपने अपराध बोध से बाहर आ पाता, तभी उसे अपने पिता से वो बात पता चली, जिससे वो और अधिक अपनी ही नजरों में गिर गया। राघव के पिता रामप्रसाद ने आगे बताया, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मनोहर और उसका परिवार कुछ दिनों के लिए हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। जिस इलाके में ये लोग रहते थे, वो इलाका अब रहने योग्य नहीं रहा, क्योंकि वो चंद्रिका के कहर से शापित हो चुका है। अब वहां जो भी रहेगा, चंद्रिका उसका शिकार करेगी। चंद्रिका उसे जिंदा जलाकर प्राण छीन लेगी। इस पर राघव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब आपका? प्राण छीन लेगी, वो भी जिंदा जलाकर? मैं कुछ समझा नहीं पिताजी, उस इलाके में आखिर हुआ क्या है? इस पर रामप्रसाद ने बताया, उस इलाके में जो 2 आदमी गायब हो गए थे, वो दोनों जिंदा जलकर मर गए और उनकी जली हुई लाशें उस पीपल के पेड़ पर झूल रही थीं। अपने पिता की यह बात सुनकर राघव स्तब्ध रह गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, यह सोचकर कि उसकी एक भूल की वजह से 2 मासूम लोगों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। रामप्रसाद ने आगे कहा, तुम कुछ दिन और दुकान संभालो। कल मुझे मनोहर के साथ एक पंडित जी से मिलने जाना है, ताकि वो कोई इसका उपाय निकाल सके। कुछ लोग अभी भी उसी इलाके में रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए दूसरा घर नहीं है। इसीलिए पंडित जी ही इस मुसीबत का निवारण कर सकते हैं। पर आज रात पता नहीं चंद्रिका किसे अपना शिकार बनाएगी। इस पर राघव ने पूछा, आखिर कौन है यह चंद्रिका, और आखिर क्या दुश्मनी है उसका वहां के लोगों से? इस पर रामप्रसाद ने गंभीर स्वर में कहा, वो एक डायन है। सालों से गांव के एक इलाके में भटकती और हर आधी रात को लोगों को अपना शिकार बनाती हुई एक दानविनी चंद्रिका थी। एक पंडित जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी तंत्र विद्या से उसे पीपल के पेड़ पर बांध दिया था। 10 साल से वो कील के जरिए उस पेड़ पर कैद थी, मगर पता नहीं वो कील कैसे निकल गई या किसने वो दुस्साहस किया और वो कील निकाली। पर जिसने भी यह किया है, लगता है उसे इस गांव के लोगों से नफरत है। ये बात सुनकर रामप्रसाद के बेटे राघव शर्म से अपनी नजरें झुका लेता है। उसके पास अब कहने और पूछने को कुछ नहीं बचा था। उसी समय मनोहर का बेटा मोहित, जो सिर्फ 14 साल का था, ये सारी बातें सुन रहा था। रुचि दिखाते हुए मोहित ने रामप्रसाद से पूछा, पर यह चंद्रिका इतने सालों से क्यों लोगों को परेशान कर रही है? इस पर रामप्रसाद ने कहा, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती है। मोहित ने पूछा, किसका बदला? रामप्रसाद ने बताया, अपनी मौत का बदला। जिस इलाके में तुम अपने पिता मनोहर के साथ रहते हो,
बहुत साल पहले उसी इलाके के लोगों ने चंद्रिका को जिंदा जलाकर मार दिया था। यह सुनकर मोहित की आंखें हैरानी से फैल गईं। राघव के कान भी खड़े हो गए। अब दोनों ही रामप्रसाद की बातें ध्यान से सुनने लगे। राघव ने पूछा, क्यों मारा था चंद्रिका को उन लोगों ने? इस पर रामप्रसाद ने गांव के इतिहास के बारे में बताया। मैं हालांकि ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर सबका कहना है कि वो एक तांत्रिक की बेटी थी। उस तांत्रिक का नाम चंद्रेश्वर था। वो गांव का सबसे बड़ा और ताकतवर तांत्रिक था। उसके पास सारी तंत्र विद्या की शक्ति थी। लोग अपनी बीमारियां और पुराने जख्म उस तांत्रिक से ठीक करवाने जाया करते थे, लेकिन बाद में उसी तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का गलत तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपनी उन्हीं काली शक्तियों से मासूम औरतों और बच्चों पर प्रेत छोड़ा जाया करता था, ताकि जब वो लोग प्रेत छुड़ाने के लिए उस तांत्रिक के पास आए तो वो बदले में मनचाही कीमत मांग सके। मगर एक दिन सभी को उस तांत्रिक की यह चाल पता चल गई, और साथ ही यह भी पता चल गया कि उस तांत्रिक की बेटी चंद्रिका भी अपने पिता का साथ दे रही थी। यह जानकर सभी गांव वाले क्रोधित हो गए और सबने फैसला किया कि उस तांत्रिक और उसकी बेटी को कड़ी सजा दिलवाएंगे। एक शाम सभी गांव वाले एकजुट होकर उस तांत्रिक को पकड़ने निकले, पर तांत्रिक सभी की पहुंच से दूर हो चुका था और ऐसे स्थान पर छिप गया था जहां कोई उसे ढूंढ ना पाया, जिससे गांव वाले भड़क उठे। पर उस तांत्रिक की बेटी चंद्रिका लोगों के हाथ लग गई, और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सब ने चंद्रिका को पकड़कर उसे जानवरों की तरह घसीटते हुए ले गए, और देखते ही देखते गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी, पर उसके बाद से मानो गांव को श्राप लग गया हो। मरने के बाद भी चंद्रिका दैत्य बनकर एक भयानक रूप में वापस आ गई और सबका जीना मुश्किल कर दिया। ना जाने कितने वर्षों से वो इस गांव पर अपना कहर बरसाती रही। यूं ही कई वर्ष बीत गए और धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। पर वो इलाका आज भी शापित है। लेकिन 10 साल पहले एक जाने माने पंडित ज्ञानेश्वर ने उस चंद्रिका को पीपल के पेड़ पर बांध दिया था। अगर वो कील उस पेड़ से न निकली होती तो आज भी वो इलाका सुरक्षित और रहने लायक होता। इतना सब सुन लेने के बाद राघव के मन में अब एक सवाल डर बनकर घूम रहा था। क्या मुझे अपने पिताजी को सच बताना चाहिए कि जिस रात चंद्रिका पीपल के पेड़ से आजाद हुई थी, उस रात मैं उसी पीपल के पेड़ के पास खड़ा था और अपनी एक नासमझी की वजह से वो कील निकाल दी थी? क्या मुझे यह सब अपने पिता को बताना चाहिए? आखिर कब तक चुप रहूंगा? पहले ही मेरी वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, अब और नहीं। शायद मुझे बता देना चाहिए। राघव हिम्मत करके बताने ही लगा था कि तभी उसी पल उसकी मां शांता बीच में टोकते हुए अपने पति से कहती है, अरे आप अब बस भी करिए, रात काफी हो चुकी है और इतनी रात में उस डायन का नाम भी नहीं लेना चाहिए, और आप यहाँ बच्चों को पुराने इतिहास बताने में लग गए। इस पर रामप्रसाद ने कहा, अरे डरो मत, वो सिर्फ उसी इलाके में रहती है, बाकी गांव तो सुरक्षित है। इस पर मनोहर ने परेशान होते हुए बोला, पर अब हम कहाँ रहेंगे और कब तक तेरे घर में रहेंगे? रामप्रसाद ने कहा, अरे चिंता मत कर, इसे अपना ही घर समझ। कल सुबह हम दोनों उस पंडित जी के पास जाएंगे, देखना सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल काफी रात हो गई है, बहुत बातें हो गई, सोने चलते हैं। यह कहते ही सब सोने की तैयारी करने लगे, पर राघव को बताने का मौका ही नहीं मिला। आधी रात हो चुकी थी, सब गहरी नींद में सोए हुए थे। राघव भी गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरे में फीकी रोशनी पड़ रही थी और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सब कुछ शांत था, पर तभी राघव ने अपने चेहरे पर कुछ महसूस किया। अचानक किसी के लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरने लगे। धीरे धीरे वही बाल उसके चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच गए, और फिर अचानक राघव का गला घुटने लगा। जैसे ही राघव ने आंखें खोलकर देखा तो उसने सामने पाया कि चंद्रिका के लंबे बालों ने उसकी गर्दन को बुरी तरह जकड़ रखा है, जिस वजह से उसकी सांसें रुक रही थीं। देखते ही देखते चंद्रिका के बाल अपने आप और लंबे होते गए और धीरे धीरे उसके गले और मुख को बालों से ढंकते गए, जिससे राघव के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी।
उसके साथ लेटा मोहित भी, जो गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे यह तक एहसास नहीं हुआ कि राघव इस समय चंद्रिका के जकड़न में है। कुछ ही पलों में चंद्रिका ने राघव को बालों से पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। सभी इतनी गहरी नींद में थे कि किसी के कानों तक जमीन पर घसीटने की आवाज तक नहीं पहुंच रही थी। ऊपर से राघव मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका मुंह चंद्रिका के बालों से जकड़ा हुआ था। चंद्रिका के एक इशारे पर मुख्य दरवाजा खुल गया और वो राघव को घसीटते हुए मुख्य द्वार से बाहर ले गई। राघव जमीन पर घसीटते हुए झटपटाने लगा। खुद को छुड़ाने की पूरी ताकत लगाता रहा, पर एक जोर के झटके के साथ राघव ने खुद को चंद्रिका के बालों की पकड़ से आजाद कर लिया। राघव उठकर दौड़ने ही वाला था कि तभी चंद्रिका के लंबे बालों ने उसके पांव पकड़ लिए और राघव लड़खड़ाकर गिर पड़ा। डर से राघव की हालत बिगड़ने लगी थी। राघव की आंखों में भय देखकर चंद्रिका डरावनी आवाज में राघव पर हंस रही थी। तभी राघव ने कहा, क्या चाहती हो? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? मुझे बख्श दो और जाने दो। इस पर चंद्रिका ने कहा, इतने वर्षों से इस पल का मैंने इंतजार किया है। तुझे मारने के लिए मैं इतने सालों से, इतने पीढ़ियों से भटकती रही हूं, तो मैं कैसे तुझे बख्श दूं? आज मैं तेरे प्राण छीन कर ही मानूंगी। यह कहते हुए चंद्रिका जैसे ही राघव पर अपने लंबे खूंखार नाखूनों से हमला करने ही वाली थी, तभी अचानक चंद्रिका को एक तेज झटका लगा। यह देखकर राघव भी हैरान रह गया, पर तभी उसकी नजर अपने बाएं हाथ की कलाई पर गई, जहां एक काला धागा बंधा हुआ था जो बूढ़ी नजर और शक्तियों से बचाता था। उसी शक्ति की वजह से चंद्रिका को तेज झटका लगा। चंद्रिका क्रोधित होकर दोबारा से राघव पर हमला करने लगी, लेकिन राघव की कलाई पर बंधा काला धागा उसकी रक्षा कर रहा था और चंद्रिका के हमलों से बचा रहा था। अब चंद्रिका का क्रोध और भी बढ़ गया था। गुस्से से उसकी आंखें आग की तरह लाल हो रही थीं। इससे पहले कि चंद्रिका अपनी पूरी ताकत से राघव पर हमला कर पाती, राघव हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ और तेज कदमों से अपने घर की ओर भागने लगा। चंद्रिका भी दोनों हाथ पैरों पर तेजी से चलते हुए राघव की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन राघव बिना थमे और बिना पीछे पलटे घर की ओर दौड़ता रहा। चंद्रिका भी किसी खूंखार जानवर की तरह गुर्राते हुए राघव के पीछे आ रही थी। पर जैसे तैसे चंद्रिका से बचते बचते राघव घर पहुंच गया और अंदर जाकर दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। पर इससे पहले राघव चैन की सांस ले पाता कि तभी बाहर से चंद्रिका की गुर्राहट जोर से गूंज उठी, जिसे सुनकर राघव का दिल थर्रा उठा। बाहर खड़ी चंद्रिका दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। घर में अब दरवाजे पर धाड़ धाड़ मारने की आवाजें गूंजने लगी। इस आवाज से सबकी नींद टूट गई। सभी उठकर दौड़ते हुए राघव के पास आए। राघव उस वक्त मुख्य दरवाजे से लगकर खड़ा था, जो उसे खुलने से रोक रहा था। सब लोग देखकर डर से हैरान हो गए। राघव के माता पिता ने पूछा, बाहर कौन है? कौन जबरन अंदर आने की कोशिश कर रहा है? तभी बाहर से जवाब आया, मैं चंद्रिका हूं। आज तेरा बेटा मेरी पकड़ से बच गया, मगर कल रात मैं दोबारा आऊंगी और इसे मौत के घाट उतारूंगी। तेरे बेटे राघव को मैं ऐसी मौत दूंगी कि तेरी आत्मा भी कांप उठेगी। यह कहते हुए चंद्रिका शैतानी आवाज में हंसी और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल में भी सभी का मन घबरा रहा था। सब डर से स्तब्ध थे। मनोहर खुद को रोक नहीं पाया और कांपती आवाज में बोला, यह तो घोर अनर्थ हो गया। हम सब बर्बाद हो गए। चंद्रिका अब सिर्फ उस इलाके में ही नहीं, पूरे गांव में भटक रही है और हम सबकी जान की प्यासी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे राम प्रसाद? कहाँ जाई हम सब? हमें अभी उस पंडित जी के पास जाना होगा। राम प्रसाद ने उसे रोकते हुए कहा, शांत हो जा मनोहर, इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। कल सुबह निकलेंगे। इस पर मनोहर ने बहस करते हुए कहा, अरे क्या मतलब शांत हो जा? यह शांत रहने का ही नतीजा है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो सबको मार डालेगी। मनोहर इस वक्त इतना घबराया हुआ था कि वो कुछ सुनने की हालत में नहीं था। तभी रामप्रसाद ने उसे झल्लाते हुए कहा, तुझसे ज्यादा परेशान तो मैं हूं इस वक्त। सुना नहीं क्या तूने कि चंद्रिका क्या कहकर गई थी? वो मेरे बेटे राघव की जान की दुश्मन बन चुकी है और तुझे सिर्फ अपने परिवार की पड़ी है। यह सुनते ही मनोहर चुप हो गया। रामप्रसाद ने आगे कहा,
देख मनोहर, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा गांव उस चंद्रिका की चपेट में आ चुका है और ऐसे कठिन समय में डर से नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। इसलिए अभी शांत हो, सुबह देखेंगे क्या करना है। भले ही रामप्रसाद मनोहर को हिम्मत रखने की सलाह दे रहा था, पर वो इस वक्त वो खुद अपने बेटे राघव के लिए बेहद चिंतित था। रामप्रसाद की बात सुनकर मनोहर अपने बच्चों के साथ सोने चला गया, लेकिन मनोहर के जाते ही रामप्रसाद ने अपने बेटे राघव से कहा, चिंता मत कर, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। कल सुबह समय पर उठ जाना, तू मेरे साथ उस पंडित जी से मिलने चल रहा है। अगली सुबह होते ही रामप्रसाद अपने बेटे राघव को उसी जाने माने पंडित जी के पास ले गए जिन्होंने 10 साल पहले चंद्रिका को पीपल के पेड़ पर बांधा था। मनोहर भी इन दोनों के साथ आया था। पंडित ज्ञानेश्वर के घर की दहलीज पर कदम रखते ही तीनों की मुलाकात लगभग 30 वर्ष की एक औरत से होती है, जिसके माथे पर सिंदूर का तिलक था और गले में मंत्रों की माला थी। उसने तीनों का स्वागत करते हुए पूछा, जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जवाब में रामप्रसाद ने कहा, जी हम यहाँ ज्ञानेश्वर पंडित जी से मिलने आए हैं, उनसे कुछ जरूरी काम है, क्या आप हमें उनसे मिलवा सकती हैं? इस पर उस औरत ने अपना परिचय देते हुए कहा, माफ कीजिएगा, पर वो कई दिनों से बीमार चल रहे हैं और इस समय आराम कर रहे हैं। मैं आपको उनसे मिलने की इजाजत नहीं दे सकती, पर आपकी जो भी समस्या है आप मुझे बताइए। मैं उनकी बेटी देविका हूं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और अब उनका कार्य मैं ही संभालती हूं। इसलिए आप लोग निसंकोच होकर अपनी समस्या बताइए, मैं उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। इस पर रामप्रसाद ने कहा, माफ कीजिएगा, पर इस समस्या का असली हल सिर्फ आपके पिताजी ही खोज सकते हैं। हम उनके भरोसे ही यहां उनसे मिलने आए हैं। देविका बोली, लगता है मुझे ही आप लोगों को साबित करना पड़ेगा कि मैं इस कार्य के लिए कितनी सक्षम हूं। यह कहते ही अगले ही पल देविका उन तीनों के पास आ खड़ी हुई और गहराई से उनके चेहरों को पढ़ने लगी। तीनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी देविका की तीखी नजर राघव पर ठहर गई। उसने राघव के माथे पर हाथ रखा, आंखें मूंद लीं और कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगी। कुछ देर बाद जब देविका ने अपनी आंखें खोली और रामप्रसाद से कहा, तो चंद्रिका अब आजाद हो चुकी है और वो आपके बेटे राघव की जान के पीछे पड़ गई है। देविका के मुंह से यह सुनकर तीनों हक्का बक्का रह गए, क्योंकि अब तक राघव ने अपना नाम तक नहीं बताया था और देविका ने न केवल उसका नाम बता दिया बल्कि पूरी समस्या भी खोलकर रख दी, जिसके बारे में अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। तभी देविका ने आगे कहा, इतना चौंकिए मत, अभी तो वो बात बताना बाकी है जो आपके बेटे राघव ने अभी तक किसी को नहीं बताया। यह सुनते ही राघव ने डर के मारे अपनी नजरें झुका लीं। रामप्रसाद ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? देविका बोली, चंद्रिका को मुक्त किसी और ने नहीं बल्कि आपके बेटे राघव ने ही किया है, वो भी अपनी एक नासमझी के कारण। यह सुनते ही रामप्रसाद और मनोहर दोनों राघव पर भड़क पड़े। तभी दोनों को शांत करते हुए देविका ने कहा, इसे दोष मत दीजिए, इसने कोई गलती नहीं की। उस रात चंद्रिका छलावा बनकर राघव के सामने प्रकट हुई और मदद मांगने के बहाने खुद को मुक्त करवा लिया। राघव तो केवल मदद करने की नीयत से उसके पास गया था और अनजाने में उसने वो कील निकाल दी। लेकिन असली भूल आप लोगों की है, क्योंकि आप में से किसी ने भी राघव को उस पीपल के पेड़ और चंद्रिका के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए उसे दोष देने से कोई लाभ नहीं होगा। इस पर मनोहर ने कहा, तो आप कुछ कीजिए, उस डायन चंद्रिका को फिर से उसी पेड़ से हमेशा के लिए बांध दीजिए और इस गांव को बचा लीजिए। इस पर देविका ने कहा, वर्षों से नफरत और बदले की आग में जल रही वो चंद्रिका अब सिर्फ राघव की जान के पीछे पड़ी है, और आश्चर्य की बात यह है कि राघव चंद्रिका का असली शिकार है, जिसका वो सालों से इंतजार करती आ रही है। राघव की जान लेने के बाद चंद्रिका फिर किसी भी गांव वालों को परेशान नहीं करेगी। देविका के मुंह से यह हैरान कर देने वाली बात सुनकर रामप्रसाद ने हैरानी से पूछा, यह आप क्या बोल रही हैं? क्या कारण है इन सब का? इस पर देविका ने कहा, सच बोल रही हूं, कारण तो मैं नहीं जानती,
पर इतना जान पाई हूं कि आपका बेटा राघव चंद्रिका का असली और आखिरी शिकार है। अगर दिन ढलने से पहले आपने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आज की रात चंद्रिका पूरी ताकत के साथ राघव पर वार करेंगी और तब यह काला धागा भी उसे बचा नहीं पाएगा। इसलिए समय रहते ही कुछ करना होगा। पर याद रहे, अगर चंद्रिका अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई तो वो अपनी भड़ास पूरे गांव वालों पर निकालेंगी। कई लोगों की जलकर मौत हो सकती है। रामप्रसाद ने रोते हुए कहा, मुझे सिर्फ अपने बेटे राघव की चिंता है। मैं इसे खो नहीं सकता, इसलिए मैं अभी सिर्फ अपने बेटे की जान की सलामती चाहता हूं। इस पर मनोहर ने कहा, यह क्या बोल रहा है रामप्रसाद? तुझे बाकी गांव वालों की चिंता नहीं है, उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। गलती तेरे बेटे राघव ने की है और उसकी सजा बाकी गांव वालों को क्यों मिले? बेहतर होगा अपने बेटे को उस चंद्रिका के हवाले कर दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। रामप्रसाद ने कहा, कितना बड़ा स्वार्थी है तू। तुझे और तेरे परिवार को चंद्रिका से बचाने के लिए मैं तुम्हें अपने घर में ले आया और तू मुझे अपने बेटे की बलि देने की बात कर रहा है। दोनों के बीच बहस छिड़ गई। राघव शर्मिंदा होते हुए चुपचाप किसी मोम के पुतले की तरह खड़ा था। तभी देविका ने बोला, आप दोनों बहस मत कीजिए और जल्दी फैसला करिए कि आगे क्या करना है। इस पर रामप्रसाद ने अपनी जिद पर अड़े होकर कहा, आप बस मेरे बेटे राघव को बचा लीजिए। इस पर देविका ने कहा, ठीक है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस अपने बेटे राघव को इस गांव से दूर किसी शहर में भेजना है और वो भी शाम होने से पहले। पर याद रहे, वो फिर कभी गांव लौट कर ना आए। आप तुरंत उसे गांव से दूर भेज दीजिए। तब तक मैं चंद्रिका को वश में करने का कोई तरीका ढूंढती हूं। आप लोग घबराइए मत। घर लौटकर रामप्रसाद ने अपनी पत्नी शांता को पूरी बात बता दी। ये सुनकर शांता का मन भारी हो गया। दुखी होकर वो अपने बेटे राघव को शहर भेजने की तैयारी करने लगी। पर वो करती भी तो क्या करती? बेटे की जान से बढ़कर मां के लिए कुछ और नहीं होता। यही सोचकर शांता ने अपने दिल को समझा लिया। माता पिता की बात सुनकर राघव चुपचाप अपना सामान समेटने लगा। वो भी अपने माता पिता को यूं अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके सामने अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। इसी बीच मनोहर एक कोने में खड़ा सब कुछ आपत्ति भरी नजर से देख रहा था। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहने के बाद वो बाहर चला गया। कुछ समय बाद जब राघव अपना सामान समेटकर जाने ही वाला था, तभी अचानक गांव के लोग गुस्से में उबलते हुए घर के अंदर घुस आए। अंदर आते ही उन्होंने राघव की ओर इशारा करते हुए कहा, ले चलो इसे। इतना सुनते ही दो आदमी राघव को दोनों तरफ से पकड़कर जबरन बाहर खींचने लगे। यह देखकर रामप्रसाद घबरा गए और बोले, अरे आप लोग इसे इस तरह कहां ले जा रहे हैं? छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। इस पर एक आदमी ने गुस्से से कहा, ऐसे कैसे छोड़ दें? आज इसी की वजह से चंद्रिका आजाद हुई है और तुम दोनों इसे भागने की तैयारी में लगे थे। कहीं नहीं जाएगा यह। इसे अपनी गलती का दंड भुगतना होगा, यही इसकी सजा है। यह कहकर गांव वाले राघव को जबरदस्ती घसीटते हुए ले गए। राघव के माता पिता भी लाचार होकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। तभी रामप्रसाद की नजर सामने से आते मनोहर पर पड़ी, जो उन सब लोगों के साथ खड़ा था। रामप्रसाद तुरंत समझ गए कि गांव वालों को खबर मनोहर ने ही दी थी, लेकिन उस समय गुस्से या नाराजगी से ज्यादा रामप्रसाद को अपने बेटे को छुड़ाने की चिंता थी। उधर शांता भी गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, मगर उसके आंसुओं का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद गांव वाले राघव को सरपंच के सामने खड़ा कर देते हैं। राघव के माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कुछ कह पाते उससे पहले ही एक आदमी बोला, ये गांव छोड़कर भागने ही वाला था, लेकिन हमने इसे समय रहते पकड़ लिया। बताइए सरपंच जी, अब इसे क्या सजा दी जाए? गांव के नए सरपंच, जिनका नाम था राज ठाकुर, लोगों को आदेश देते हुए बोले, जो गलती इसने किया है उसकी सजा सिर्फ चंद्रिका ही देगी। अगर एक की जान जाने से पूरे गांव की जान बचती है तो इसे चंद्रिका के हवाले कर दो। इसे अभी उसी पीपल के पेड़ से रस्सियों से बांध दिया जाए। पूरा दिन यह वहीं भूख प्यास से तड़पता रहेगा। कोई भी इसे एक बूंद पानी तक नहीं देगा। जैसे ही शाम ढलेगी चंद्रिका आकर इसकी जान ले लेगी।
यह सुनकर रामप्रसाद और शांता सरपंच के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वहां मौजूद किसी को उन पर जरा भी तरस नहीं आया। सब सरपंच का आदेश मानते हुए राघव को घसीट कर ले गए और कुछ ही देर में मजबूत रस्सियों से उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया गया। राघव अपनी हालत पर बिलख रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसकी मां शांता भी सबके आगे हाथ जोड़कर अपने बेटे की जान की गुहार लगा रही थी। तभी रामप्रसाद के मन में एक उपाय सूझा। उसने शांता से कहा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूं। राघव पूरा दिन पीपल के पेड़ से बंधा रहा, भूखा प्यासा और तपती धूप में कराहता हुआ। शांता रो रो कर अपने बेटे की हालत देख रही थी। दिन ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए थे, साथ ही सरपंच राज ठाकुर भी मौजूद था। सब लोग राघव की मौत का तमाशा देखने आए थे। शाम से रात हो गई पर चंद्रिका अभी तक नहीं आई थी। सब उसकी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और राघव की मौत का नजारा देखना चाहते थे। काफी देर बाद भी जब चंद्रिका नहीं आई तो किसी ने पूछा, वो अभी तक नहीं आई, अब हम क्या करें? सरपंच ने उत्तर दिया, क्या करना है, मार डालो इसे। जिस वजह से उन दोनों की मौत हुई थी उसी तरह इसकी भी मौत होनी चाहिए। सरपंच की बात सुनते ही कुछ लोगों ने राघव पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राघव के माथे से खून बहने लगा। तभी अचानक तेज हवा चली और चारों ओर धुंध फैल गई। कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसी समय राघव की आंखों के सामने एक धुंधली डरावनी आकृति उभरने लगी। कुछ ही पलों में चंद्रिका अपने भयानक रूप में सामने आ खड़ी हुई। वो आग भरी आवाज में बोली, छोड़ दो इसे, ये मेरा शिकारी है। जो भी हमारे बीच आने की हिम्मत करेगा अंजाम भयानक होगा। लोग डरकर पीछे हट गए। राघव अपनी खौफ भरी आंखों से चंद्रिका को देख रहा था, जैसे वो अपनी मौत को देख रहा हो। चंद्रिका ने राघव की तरफ देखकर कहा, आज सदियों बाद मेरा पुराना बदला पूरा होगा। वर्षों पहले जिस तरह मुझे तड़पाकर मारा गया था, आज वैसी ही मौत तुमको मिलेगी। ये कहते ही उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। यह देखकर राघव की रूह कांप उठी। चंद्रिका जैसे ही राघव पर जानलेवा हमला करने वाली थी, ठीक उसी पल किसी ने उस पर पवित्र जल की बूंदें छिड़क दी। जल की बूंदों से चंद्रिका दर्द से कराह उठी। देविका हाथ में पवित्र जल का लोटा लिए आती दिखी और विशेष मंत्रों का जाप करने लगी। मंत्रों के जाप और पवित्र जल की बौछार से चंद्रिका का क्रोध और भी भड़क उठा। देविका ने तुरंत रामप्रसाद से कहा, जल्दी से वो कील ढूंढकर मुझे दो, समय बहुत कम है, ये यहीं कहीं गिरी होगी, तब तक मैं इसे रोकती हूं। रामप्रसाद घबराते हुए पेड़ के नीचे कील ढूंढने लगा। उधर चंद्रिका धीरे धीरे देविका के नियंत्रण से बाहर जा रही थी और उस पर हावी होने लगी थी। देविका चिल्लाई, जल्दी करो रामप्रसाद। उसी वक्त रामप्रसाद को गिरी हुई कील मिल गई। उसने तुरंत उसे उठाकर देविका के हाथ में थमा दिया। देविका ने अपनी थैली से एक तेज धार वाला चाकू निकाला जिसमें लाल धागे बंधे थे। उस चाकू से उसने चंद्रिका के बाल काटे और बालों को कील में बांध दिया। फिर अगले ही पल उसने वो कील पीपल के तने में गाड़ दी। तभी रामप्रसाद ने रस्सी खोलकर अपने बेटे राघव को आजाद कर लिया। चंद्रिका दोबारा उसी पीपल के पेड़ से बंध गई। गांव वाले डरकर थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। देविका ने गुस्से से गांव वालों से कहा, देखा, हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, बस धैर्य और समझ की जरूरत होती है। लेकिन आप सब तो इस मासूम की बलि चढ़ाने पर तुले थे। चंद्रिका के डर ने आप सबको इतना बेरहम बना दिया कि इसके माँ बाप के आंसू भी आपको दिखाई नहीं दिए। क्या यही इंसानियत है? देविका की बात सुनकर सब लोग शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। तभी चंद्रिका की भयानक गुर्राहट गूंज उठी। पेड़ के नीचे बंधी चंद्रिका आग की तरह तिलमिला रही थी। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और वो राघव को घूरते हुए बोली, इतने बरस इंतजार करने के बाद भी तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता। तुझे तो मेरे ही हाथों मरना होगा। राघव डरकर एक कदम पीछे हट गया। देविका ने उससे कहा, डरो मत, अब वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन देविका के मन में सवाल उठ रहे थे। वो पेड़ के थोड़ा नजदीक गई और चंद्रिका से पूछा, आखिर क्यों इतनी नफरत करती हो इस लड़के से? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिस लड़के ने तुम्हें मुक्त किया
उसी की जान के पीछे क्यों पड़ी हो, किस लिए? चंद्रिका ने एक चौंकाने वाला जवाब दिया। ये इस जन्म में दूसरी बार आया है। ये मेरा पापी पिता है। पिछली जिंदगी में ये तांत्रिक चंद्रेश्वर था और मैं उसकी ही बेटी चंद्रिका हूं। यह सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। इस पर देविका ने चौंकते हुए पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि राघव पिछली जिंदगी में चंद्रेश्वर था, वही तांत्रिक जो सदियों पहले इस गांव में रहता था, वही जो तुम्हारे पिता थे और जिनके साथ मिलकर तुम गांव के मासूम लोगों पर प्रेत छोड़ा करते थे और उनकी बलि लिया करते थे। सच कह रही हूं ना मैं? यह सुनते ही चंद्रिका आग बबूला हो उठी और चिल्लाई, झूठ है यह, सच तो सिर्फ मैं जानती हूं। देविका ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर सच क्या है? चंद्रिका ने बताना शुरू किया। बहुत पुराने समय में इसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो लोगों की मुश्किलें दूर करने के नाम पर उन्हें ठगता था। उसके पास कई शक्तियां थीं, लेकिन वो उन्हीं काली शक्तियों से मासूम लोगों पर प्रेत या पिशाच छोड़ देता था, और जब डरे सहमे लोग उसी के पास सहायता की आस में आते, तब वो उनसे भारी कीमत वसूल करता था। गांव वाले उसकी इस घिनौनी चाल से अनजान थे, लेकिन एक दिन मैंने, चंद्रिका उसकी अपनी बेटी ने, अपने पिता का काला सच सबके सामने उजागर कर दिया। भले ही वो उस तांत्रिक की बेटी थी, मगर उसका दिल साफ था। गांव के लिए उसके मन में केवल प्रेम था। वो कभी नहीं चाहती थी कि लोगों के भोलेपन का गलत फायदा उठाया जाए। बचपन से ही वो अपने पिता की इस काली तांत्रिक विद्या के खिलाफ थी, क्योंकि वो भी बाकियों की तरह एक साधारण जिंदगी जीना चाहती थी। चंद्रिका की मां का निधन बहुत पहले हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि मां की मौत की वजह भी उसके पिता ही थे। वो एक बेहद खतरनाक साधना में लगे हुए थे, पर किसी कारणवश वो साधना अधूरी रह गई। उसी साधना के असर से मां की अचानक मौत हो गई। उस दिन के बाद से चंद्रिका ने ठान लिया कि मैं अपने पिता को कभी ऐसा काम करने नहीं दूंगी जिसका दर्द दूसरों को सहना पड़े। उस तांत्रिक का सच सामने आने के बाद वो लोगों की नजरों से ओझल होने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी बेटी चंद्रिका से कहा, बहुत गलत किया तुमने, इसका पछतावा तुम्हें जरूर होगा। यह कहकर वो तांत्रिक सबकी नजरों से दूर हो गया। चंद्रिका गांव के बच्चों को पढ़ाती थी, समाज सेवा भी करती थी। वो देखने में भी बेहद सुंदर थी और उसकी इसी सुंदरता पर एक युवक दिल हार बैठा था। वो युवक था सोहम, एक जमींदार का बेटा जो चंद्रिका से सच्चा प्यार करने लगा था। धीरे धीरे चंद्रिका भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वो जानती थी कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि सोहम एक जमींदार का बेटा था और चंद्रिका एक साधारण सी लड़की। लेकिन सोहम के लिए उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ यही थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी चंद्रिका के साथ गुजारे। एक शाम मुलाकात के दौरान चंद्रिका ने उससे कहा, देखो, मेरा इंतजार मत करो और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि आज के बाद हम ना मिलें। यह कहते ही चंद्रिका अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, लेकिन सोहम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, ऐसे कैसे ना मिले? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से शादी कर लूंगा? मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। छोड़ने की बात मत करो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। सोहम की यह बात सुनकर चंद्रिका ने तुरंत उसके होंठों पर हाथ रखकर कहा, फिर कभी भी जान देने जैसी बात मत करना। इतना कहकर चंद्रिका ने उसे कसकर गले से लगा लिया। इसके बाद हर शाम दोनों की मुलाकात होने लगी। वो एक दूसरे के साथ खास पल बिताते, बातें करते, हंसते खेलते। सोहम के साथ बिताया हर लम्हा चंद्रिका के लिए एक खूबसूरत याद बनता जा रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सोहम बीमार पड़ने लगा। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। चंद्रिका चाहकर भी उससे मिलने उसके घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि सोहम के घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे। इसीलिए चंद्रिका हर शाम उसी जगह पहुंच जाती जहां सोहम उससे मिलने आया करता था। सिर्फ उसकी यादों और उसकी फिक्र में चंद्रिका अकेली बैठकर आंसू बहाने लगती थी। एक शाम चंद्रिका के पिता अपनी बेटी से मिलने आए। अपने पिता को सामने देखते ही चंद्रिका ने कहा, क्यों आए हो मुझसे मिलने?
मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। इस पर वो तांत्रिक चंद्रेश्वर बोला, मैं तो अपनी बेटी की तकलीफ दूर करने आया हूं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने आया हूं। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये कहकर चंद्रेश्वर की आंखों से आंसू बहने लगे। चंद्रिका ने पहली बार अपने पिता को ऐसे रोते देखा था। उसके पिता के आंसू देखकर वो पिघल सी गई। तभी तांत्रिक ने कहा, सुनना है कि सोहम कुछ दिनों से बीमार है। चंद्रिका ने पूछा, आपको कैसे पता? तांत्रिक ने जवाब दिया, कैसे नहीं पता होगा, वो मेरी पुत्री से इतना प्यार करता है। पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ है जो उसे ठीक कर सकता है। यह भगवान का प्रसाद है। यदि तुम इसे अपने हाथ से सोहम को दोगी तो वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। चंद्रिका ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप यहां से चले जाइए, मैं आपका और अपमान नहीं कर सकती। तांत्रिक बोला, इतनी नफरत में अंधी मत बनो कि सोहम की परवाह तक नहीं है तुम्हें। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी ख्याल से गुजार पाओगी कि एक मौका था उसे बचाने का, पर नफरत के कारण खो दिया? क्या तुम ये सोचकर जी पाओगी? पिता का ये सवाल चंद्रिका को भीतर तक झकझोर गया। जाते समय तांत्रिक ने चंद्रिका के हाथ में वही प्रसाद देते हुए कहा, यह सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि ठीक करने का एक उपाय है। अब फैसला तुम्हें करना है। इतना कहकर वो तांत्रिक चला गया। अगली शाम चंद्रिका उसी उम्मीद के साथ हाथ में प्रसाद लेकर सोहम के घर पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, घर वालों ने उसे रोक दिया। चंद्रिका ने विनती करते हुए कहा, बस एक बार सोहम से मिलने दीजिए, फिर मैं कभी यहां नहीं आऊंगी। तभी सोहम के पिता ने पूछा, क्या तुम चंद्रिका हो? चंद्रिका ने सिर झुकाकर धीरे से हां में उत्तर दिया। सोहम के पिता ने गंभीर स्वर में कहा, जब से मेरा बेटा बीमार पड़ा है तब से तुम्हारा नाम लेता है। हर शाम तैयार होकर तुमसे मिलने के लिए घर से निकलने की जिद करता है, लेकिन हम सब उसे रोक लेते हैं। आखिर ऐसा क्या जादू किया है तुमने मेरे बेटे पर? इस पर चंद्रिका बोली, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही कारण है। कृपया मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए। उसकी बार बार की प्रार्थना के बाद घर वालों ने अनमने मन से चंद्रिका को सोहम से मिलने की इजाजत दे दी। सोहम बिस्तर पर चादर ओढ़े लेटा हुआ था। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। सोहम की हालत देखकर चंद्रिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसके रोने की आहट सुनकर सोहम ने आंखें खोली और चंद्रिका को देखते ही हल्की मुस्कान बिखेर दी। आखिरकार तुम आ ही गई, पर तुम रो मत। मैं अब पहले से बेहतर हूं और जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। चंद्रिका ने उसे कसकर गले से लगा लिया और धीमे स्वर में बोली, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूं, इसे खा लोगे तो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सोहम मुस्कुराकर बोला, अगर तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो जरूर खाऊंगा। सोहम की बात सुनकर चंद्रिका मुस्कुरा पड़ी और अगले ही पल अपने हाथों से उसे प्रसाद खिला दिया। कुछ देर तक वो सोहम के पास बैठी रही, फिर भारी मन से उठकर जाने लगी। अब चंद्रिका को सिर्फ सोहम के ठीक होने का इंतजार था, पर उसे क्या पता था वो लम्हा सोहम की जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित होगा। अगली सुबह चंद्रिका का मन बेचैन हो उठा था। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट चल रही थी। उसी समय उसने अपने पिता चंद्रेश्वर को आते देखा। उन्हें इस तरह सुबह सुबह आते देखकर चंद्रिका ने पूछा, पिताजी, आप इतनी सुबह क्यों? चंद्रेश्वर ने कहा, हां, मैं पूछने आया हूं, क्या तुमने वो प्रसाद सोहम को खिलाया? चंद्रिका ने जवाब दिया, हां, कल शाम उससे मिलने गई थी और उसी समय मैंने उसे आपका दिया हुआ प्रसाद खिला दिया। अब तो सुबह भी हो गई है, वो अब तक ठीक हो चुका होगा ना? यह सुनते ही चंद्रेश्वर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। चंद्रिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही चंद्रेश्वर ने कहा, मूर्ख लड़की, तू बड़ी आसानी से मेरे बिछाए जाल में फंस गई। उस प्रसाद में मैंने ऐसा कुछ मिला दिया था कि खाने के कुछ ही समय बाद मौत हो जाती है। तुमने अपने ही हाथों से अपने प्यार को मार डाला। बस यही मैं चाहता था। यह सुनकर चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक सी गई। उसे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। आंसुओं और गुस्से के साथ वो अपने पिता पर भड़क पड़ी। दुष्ट पापी, मैंने तुम्हें पिता माना,
और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अगर सोहम को कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पिता हो। तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करूंगी। सुन लिया। चंद्रिका की इन धमकियों का चंद्रेश्वर पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी बेटी पर जैसे शैतान की तरह हंस रहा था। उसने कहा, अब तक तो तुम्हारा सोहम मर चुका होगा, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही होगी। यह सुनकर चंद्रिका चिल्लाई और सोहम के घर की तरफ भागी। जैसे ही वो घर के बाहर लोहे के दरवाजे तक पहुंची, वहां के लोगों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और धक्का देकर बाहर कर दिया। बाहर से ही पता लग रहा था कि घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। चंद्रिका को सोहम की आखिरी झलक भी देखने को नहीं मिली थी। वो एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सोहम को खोकर वो अपना होश भी खो बैठी थी। आंसुओं से आंखों का काजल चेहरे पर फैल गया था। अपनी गलती पर पछताते हुए वो खुद को मारने लगी। उसकी हालत देखकर चंद्रेश्वर आया और हंसते हुए बोला, मैंने कहा था तुम बहुत पछताओगी। देखा मुझसे उलझने का नतीजा। चंद्रिका गुस्से में बोली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा यह सच सबके सामने लाऊंगी। तांत्रिक ने कहा, कौन सा सच? सोहम किसी बड़े जमींदार का बेटा था। उसकी मौत की खबर सारे गांव में फैल चुकी है। मैंने सबके दिमाग में यह छवि बना दी है कि तुमने ही उसे अपने जाल में फंसाकर मारा। अब सब तुम्हें डायन समझ रहे हैं और वो सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। गांव वाले बहुत क्रोधित हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अभी भी समय है, आओ मेरे साथ और सीखो कि ये काली शक्तियां कैसे हासिल की जाती हैं। इतना कहकर वो चला गया। चंद्रिका सदमे में थी। पूरा दिन वो सोहम के लिए रोती रही। शाम को गांव के कुछ लोग उसके घर आए। उनमें से एक आदमी ने उसके बाल पकड़ते हुए कहा, यह वही लड़की है, इसने अपने पिता के साथ मिलकर बड़े साहब के बेटे को अपने जाल में फंसाकर मारा है। चंद्रिका रोते हुए बोली, नहीं, यह सच नहीं है। तभी सोहम के पिता आए और चंद्रिका को थप्पड़ मारते हुए बोले, काश कल रात मैं तुम्हें उससे मिलने ना देता तो आज वो जिंदा होता। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर उन्होंने आदेश दिया कि उसे पकड़कर घसीटा जाए। गांव वालों ने चंद्रिका को पकड़ा और जमीन पर घसीटने लगे। दूर खड़ा चंद्रेश्वर अपनी बेटी का यह तमाशा देख रहा था। लोग पत्थर मारने लगे। किसी ने उसके बाल पकड़े, किसी ने कपड़े फाड़े। चंद्रिका खून से लथपथ हो चुकी थी। उसकी चीख तक नहीं निकल पा रही थी। फिर गांव वालों ने उसे पेड़ पर रस्सी से बांध दिया और जिंदा जला दिया। उसकी दर्दनाक चीखें लंबे समय तक गांव में गूंजती रहीं। आग में झुलसते हुए भी प्राण निकलने से पहले चंद्रिका ने खुद से वादा किया, भले ही मेरी मौत हो जाए पर मैं बदला लेकर रहूंगी। चंद्रेश्वर को इसी गांव में फिर से जन्म लेना होगा। चाहे सैकड़ों साल बीत जाएं, मैं उसका इंतजार करूंगी। तब से चंद्रिका एक डायन के रूप में वर्षों से भटकती आई है। बदले की आग में जलती हुई और अपने असली शिकार का इंतजार करती रही। पर किस्मत का खेल देखो, शिकार खुद चलकर उसके पास आया और 10 साल की कैद से मुक्त करा गया। चंद्रिका की कहानी सुनकर सब भावुक हो उठे। राघव भी भावुक हुआ। थोड़ी देर बाद देविका ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर बदला लेकर तुम क्या करोगी? जिससे तुम बदला लेना चाहती हो वो अब तुम्हारे पिता चंद्रेश्वर नहीं है। भले ही उसका पिछला जन्म एक छल कपट वाले तांत्रिक के रूप में था, पर अब वो एक मासूम लड़का है। क्या तुम एक मासूम लड़के को मौत की सजा दोगी? मेरी बात मानो और छोड़ दो यह जिद। मैं तुम्हें मुक्ति दिलवा सकती हूं अगर तुम चाहो। चंद्रिका ने गर्राते हुए कहा, नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे सोहम और अपनी मृत्यु का बदला चाहिए। देविका ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम इस पेड़ में कैद रहो। अब कोई भी इस पेड़ के आसपास नहीं भटकेगा। यही है चंद्रिका की कहानी, जो आज भी उस पीपल के पेड़ में कैद है। राघव अब शहर में बस चुका है और उसकी एक नौकरी भी है। उसने अपना YouTube चैनल भी बंद कर दिया, क्योंकि इतने भयानक दौर से गुजरने के बाद राघव में अब भूतिया कहानियां लिखने की हिम्मत नहीं रही। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो YouTube पर ऐसे हॉरर कहानी सुनाना पसंद करते हैं, लेकिन उन लोगों को हमेशा यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन बातों को बता रहे हैं क्या वह एक्चुअल में घटित हुई है
या केवल कुछ पैसे कमाने के लिए वह मनगढ़ंत कहानी सुना करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। राघव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह भी लोगों के देखा देखी ऐसी कहानी सुनाने लग गया, लेकिन जब उसकी लाइफ में खुद के साथ इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ तब उसे इन चीज़ों पर यकीन आया। तो जो लोग इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं या जो लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, उनको थोड़ा बहुत यह तो यकीन करना ही चाहिए कि इस दुनिया में कुछ शैतानी ताकतें होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और कहूँगा कि आपको उन अदृश्य शक्तियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने भगवान का दामन पकड़ रखा है तो दुनिया की कितनी ही बड़ी शैतानी ताकत क्यों ना हो, वह आपका रति भर भी नहीं बिगाड़ सकती। आपको कुछ बिगाड़ना तो छोड़ो, वह कभी आपको कुछ महसूस ही नहीं करा सकती। भगवान हमेशा आपके साथ बने रहेंगे और ऐसी चीज़ों की हवा भी आपको नहीं लग सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि मेंबर्स वाली जो स्टोरी चल रही है उसमें एक बहुत ही भयानक स्टोरी में आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। बहुत ही जल्द उसका पहला एपिसोड भी आपके सामने आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जो पहले से कुछ स्टोरी मैंने डाली हुई है उनको सुनिए, ताकि आपको असली हॉरर दुनिया के बारे में पता चले। चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। प्रशीला मुंबई, शहादत अली मालेगांव, सिमरन थड़ानी, मोहम्मद कलम मुंबई, नासिर खान जयपुर, नेहा चौहान दिल्ली, प्रीति शुक्ला प्रयागराज, ललित वर्मा आगरा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगली स्टोरी पर।